नमस्कार साथियों, यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटिक सीरीज डिस्कस कर रहे थे। पॉलिटिक पर हमने जो लास्ट लेक्चर था उस पर हमने जाना था संविधान संशोधन क्या है। संविधान संशोधन के बारे में हमने समझा था, उसके मुख्य प्रावधानों को जाना था और उससे संबंधित कुछ सवालों को भी किया था। अभी और सवाल भी करेंगे समय समय पर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट बहुत है पीढ़ी के हिसाब से, वो आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हर साल इससे 1 से लेकर 2 सवाल मिलेंगे और संविधान संशोधन पर भी 2 से लेकर 3 सवाल आपको हर साल मिलेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर पिछले 5-6 सालों में संशोधन बहुत हुए हैं संविधान में। तो निश्चित तौर पर संविधान का जो संशोधन वाला पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो करंट का टॉपिक हो गया एक तरह से। आपातकाल प्रावधान भी इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित प्रोविजन आने चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन जब हम पढ़ेंगे तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, क्योंकि आपने जाना होगा कि लास्ट 2 साल पहले उत्तराखंड पर भी राष्ट्रपति शासन लगा था और समय समय पर किसी न किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जाती रहती है। तो ये करंट का टॉपिक रहता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और बार बार पूछा जा सकता है। इससे भी आप आपातकालीन प्रावधान से भी 1 से लेकर 2 सवाल आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल रहता है, अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसानी से सवालों को हल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। आपातकालीन प्रावधान क्या होते हैं, मतलब आपातकाल का क्या मतलब है, भारतीय संविधान में क्या उपबंध है, किन अनुच्छेद में इनकी बात की गई है, आपातकाल के कितने प्रकार हैं, आपातकाल लागू करने की शर्तें क्या हैं, आपात जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, मतलब न्याय योग्य है अथवा नहीं, और आपात के प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो ये भी हम समझेंगे कि आपात के प्रभाव आपके मूल अधिकारों पर कैसे प्रभाव डालते हैं, वित्तीय अधिकारों पर कैसे प्रभाव डालते हैं और आपके न्यायालय संबंधी अधिकारों पर कैसे प्रभाव डालते हैं। इन सबको थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 3/2/2016 मैं पढ़ रहा था उस समय। मुझे इन शब्दों की जानकारी भी नहीं होती थी, मैं समझ में नहीं पाता था क्या है ये, लेकिन नोट्स बनाता था अपना और धीरे धीरे इसको पढ़ता रहा। तो आप भी अगर उसको पढ़ते रहेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होता है, आसान टॉपिक है। 3 से 4 बार अगर आप इसका रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत आसान से आप समझ पाएंगे कि आपात प्रावधान से संबंधित जो सवाल हैं वो सब आपकी पहुंच में होंगे। आपात क्या है, संविधान में उपबंध, प्रकार, इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आपात होता क्या है, अचानक पैदा हुई कठिन या संकटपूर्ण स्थिति को आपात कहते हैं। जैसे युद्ध हो गया अभी यूक्रेन और रसिया पर, तो वहां पे आपातकाल जैसा सिचुएशन हो गई यूक्रेन पे, तो उसको आपातकाल बोल दिया। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए संविधान में विशेष शक्तियों का प्रावधान है। ऐसी विशेष शक्तियां तुरंत कार्यवाही की मांग करती हैं। आपात संबंधी प्रावधान क्यों भारत के संविधान में लाए गए। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रावधान कैसे लाए गए हैं, पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे संविधान के अंतर्गत ये माना जाता है कि कभी मान लीजिए किसी भूभाग पर खतरा आ गया, मान लीजिए कोई राज्य अपनी संवैधानिक जो प्रावधान है उनके अनुसार नहीं चल रहा है, वो अपने ही नियम कानून बना रहा है, या मान लीजिए भारत पर किसी प्रकार का वित्तीय संकट आ जाता है, तो संविधान के अंतर्गत जो आपातकालीन प्रावधान है उनको लागू किया गया है। आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक है। इसकी जो चर्चा की गई है 18वें भाग में है, आई थिंक ये आपको याद रखना है। 18वें भाग में इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपात की घोषणा 352 के तहत होती है, 353 उसका प्रभाव, 354 पे राजस्वों का विवरण, संघ का कर्तव्य 55 के अंतर्गत, 356 में राज्यों में अगर किसी प्रकार की असफलता हो जाती है संवैधानिक संबंधी तो राष्ट्रपति शासन लगता है। आगे बढ़ते हैं। 358
अनुच्छेद 19 का निलंबन 358, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। 19 आपको पता होगा मूल अधिकार में आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने की आजादी से संबंधित है। मीडिया भी इसके अंतर्गत आता है, मीडिया की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 359 20 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को लागू होने का निलंबन होता है। अनुच्छेद जो 20 21 है उनको छोड़कर शेष सभी पर लागू होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये भी 20 21 भी निलंबित हो जाते थे। निलंबित मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंशन हो जाता था, एक अस्थायी समय के लिए, एक निश्चित मतलब ड्यूरेशन के हिसाब से। 360 वित्तीय आपात की बात करता है। अभी तक भारत में एक भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आपातकाल के प्रकारों को समझें। भारत में आपातकाल के 4 प्रकार हैं। पहला आपातकाल 3 जो प्रावधान है वो संविधान के तहत दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत राज्यों में अगर किसी प्रकार की संवैधानिक विफलता हो जाती है, वो नियम कानून से काम नहीं करते तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और वित्तीय आपातकाल 360 ये संविधान में दिए हैं। इसके अतिरिक्त कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे आप अगर भारत की बाउंड्री वाली क्षेत्र देखें, इधर पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नागालैंड की सीमा है, और यहाँ पर आप देखेंगे असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश की सीमा, त्रिपुरा में देखेंगे आप, और मेघालय में देखेंगे, तो यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश या आप समझ लीजिए म्यांमार से कई प्रकार के आतंकी विद्रोही आते रहते हैं। ये अलग अलग देश की मांग करते रहते हैं, अशांत क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों पर संसद कानून बनाकर भी एक आपातकाल जैसी स्थिति लगा सकती है। इसमें आपातकाल का मीन्स इसमें कि इनसे बहुत रिगरस, मतलब बहुत ही कठिन कार्रवाइयां होती हैं। इनसे बार बार पूछा जाएगा आप कहाँ जा रहे हैं, या कागज रखेंगे अपने पास, इस प्रकार की चीजें रहती हैं। तो इसको आप सफा बोलते हैं। इसमें आप सपा का मतलब होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। जो फोर्स होती है आर्म, आर्म मतलब होता है जिसके पास बकायदा सब आपके गन वगैरह सब रहता है। पैरामिलिट्री फोर्स जैसे बोलते हैं, आर्मी हो गया आपका, ये सब जो चीजें रहती हैं, CISF हो गई। तो इनको 1858 सॉरी 1958 में बनाया गया। 1990 में जम्मू कश्मीर में भी इसको लगाया गया। तो इस समय कई जगह पर हैं, इधर पे 2 जगह लिखी हुई हैं, इसको अपडेट करते रहिएगा। पूर्वोत्तर में है इस समय 1958, और जम्मू कश्मीर में है 1990 में इसको बढ़ाया गया था, जम्मू कश्मीर में भी। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अब हम चालू करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे आगे। तो पहला है 352 राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करेंगे। भारत के राष्ट्रपति आप जानते हैं कार्यपालिका के पूरी तरीके से हेड होते हैं, सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर हम देखेंगे घोषणा के 3 आधार हो सकते हैं। तो 3 आधार, 3 प्रकार से हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो पहली जो घोषणा है वो आपके 44वें संविधान संशोधन के पहले क्या स्थिति थी और 44वें के बाद क्या स्थिति थी। तो 44वें के पहले युद्ध अगर आपका हो जाता है किसी देश के साथ, तो उसको हम आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कह सकते हैं। कोई बाहरी आक्रमण कर दे, जैसे अभी रूस ने यूक्रेन पे कर दिया है। आंतरिक उपद्रव, आंतरिक उपद्रव ये आप थोड़ा सा इसको आप समझिए, ये 44वें संविधान के पहले था। इसी को आधार बनाकर 1976 में इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल लगाया गया था। तो आंतरिक उपद्रव, तो 3 आधार हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक उपद्रव। लेकिन अब इसको संशोधित कर दिया गया है। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें कौन कौन से आधार थे, तो 3 आधार थे, लेकिन उसमें आंतरिक उपद्रव था। लेकिन 44वें संशोधन के पश्चात इसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण तो वैसे ही रहने दिया, और सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। अगर आप शस्त्र के साथ विद्रोह करने की आप किसी प्रकार की आशा कर रहे हैं, तब वो आपातकाल की घोषणा मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ गए कि आपातकाल की घोषणा 3 आधारों पर ही हो सकती है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर वर्तमान में।
अगर सवाल पूछे कि मूल संविधान में क्या आधार थे तो इनको आपको बताना पड़ेगा। और वर्तमान में अगर पूछे कि क्या, केवल सिंपल पूछे कि संविधान आपातकाल लगाने के कितने प्रावधान करता है, तो 3 तरीके से प्रावधान करता है। आपको युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह बताना पड़ेगा। और इनकी अगर वो बातचीत करता है तो पहले वो बताएगा कि मूल संविधान की बात कर रहा है या 1980 के पहले संविधान में क्या प्रावधान थे, इस तरीके का कोई क्वेश्चन बनाएगा। हुआ क्या था, 44वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 से आंतरिक उपद्रव हटा दिया गया था, तो वही मैंने बताया। 59वें संशोधन द्वारा 1988 द्वारा पंजाब के लिए आंतरिक उपद्रव शब्दावली को पुनः जोड़ दिया गया, किंतु यह केवल 2 साल के लिए था, बाद में यह संशोधन निरस्त कर दिया गया। तो 59वां संविधान संशोधन जो आपने देखा होगा कि बंगाल, सॉरी, पंजाब में आपने भिंडरेवाला करके एक आंतरिक विद्रोही था, वो खालिस्तान की डिमांड हो रही थी, तो उसमें फिर भारत सरकार ने पुनः इसको कानून को लाया था 1988 में। आंतरिक विद्रोह दोबारा से जोड़ा गया था, लेकिन वो केवल 2 साल के लिए टेम्पररी फेज के लिए जोड़ा गया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक उपद्रव के आधार पर, वही मैंने आपको बताया था अभी, आंतरिक उपद्रव हटा दिया गया था इसलिए कि कोई भी इसका मिसयूज नहीं कर पाए। अगर मान लीजिए बहुत पावरफुल सत्ता आ जाती है, बहुमत बहुत ज्यादा आ जाए, तो कोई भी इसका मिसयूज नहीं कर पाए, इसलिए इसको हटा दिया गया। इसके पहले 1962-71 में राष्ट्रीय आपात लगा था। तो ये तो खैर मैंने नोट्स बनाया था। 1962 और 1971 और 1976 3 आपातकाल भारत में लागू हुए। ठीक है, 1962 में भारत का चीन से युद्ध हुआ था, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, 1976 में आपका आंतरिक उपद्रव के आधार पर। तो आपातकाल घोषणा की शर्तें क्या होती हैं, मतलब आप आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं, तो ये आगे पढ़ते हैं। आपातकाल की जो शर्तें होती है, पहली बात तो आपको देखना है, इसमें मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श होना चाहिए। ऐसा 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। मौखिक नहीं, लिखित होना चाहिए, ये याद रखिएगा, लिखित शब्द पर जोर दिया गया है इसमें, लिखित परामर्श। और इसका बाकायदा संसदीय अनुमोदन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संसद नहीं चल रही तो अनुमोदन नहीं लेंगे आप, अनुमोदन भी होना चाहिए लिखित परामर्श के पश्चात, ताकि कोई मिसयूज ना कर पाए। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, जब मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित रूप से परामर्श देगा। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि उसके पहले इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल थी, तो उन्होंने स्वयं ही राष्ट्रपति से कहा था कि आपातकाल लगना है। और फिर उसके बाद मंत्रिमंडल कमजोर पड़ गया था। इंदिरा गांधी, आप जानते हैं, पावरफुल लेडी थी। उस समय उनकी बहुत कांग्रेस में पकड़ मजबूत थी। तो फिर उसके बाद 44वें संशोधन द्वारा इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि ऐसी स्थिति कभी फिर ना आए भारत में। तो संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया कि लिखित परामर्श आपको चाहिए होगा। अकेले प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल घोषणा नहीं हो सकती 1975 में, क्योंकि ऐसा हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था। मौखिक बातचीत पर भी आपात की घोषणा नहीं हो सकती, मतलब लिखित ही चाहिए, ये आप याद रखिएगा। संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा किए जाने के लिए 1 महीने के भीतर लोकसभा व राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। पहले ये 2 माह था, तो कुल मिलाकर 2 माह तक तो आप आपातकाल लगा ही सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 1 महीने के भीतर भीतर दोनों ही संसद का अनुमोदन आपको आवश्यक होगा। अनुमोदन नहीं होने पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, अनुमोदन विशेष बहुमत से होगा। जैसे विशेष बहुमत का मतलब दोनों सदनों की बहुमत, और दो जो सदस्य उपस्थित है उनकी 2/3 बहुमत, और सदस्य जो सीटें हैं उसका बहुमत, ये होना चाहिए। सदस्य संख्या का बहुमत तथा मतदान करने वाले लोगों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित संख्या का 2/3 द्वारा बहुमत। तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे 100 मान लीजिए सीटें हैं, तो 51 लोग तो इसके खिलाफ, इसके पक्ष में समर्थन दे ही, कम से कम 51 लोगों का समर्थन होना चाहिए। और मान लीजिए 80 लोग उस दिन उपस्थित है मतदान देने के लिए, तो पहली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि 51 लोग इसका समर्थन कर रहे हो, साथ में इसका 2/3 हिस्सा भी करेंगे। 8 दूनी 16, 160/3, 3 पचे 15, 3 तेरह 9, तो कम से कम 53 लोग। अगर 80 लोग उस दिन उपस्थित हैं तो 53 लोगों को भी इसकी समर्थन करने की आवश्यकता है। और दोनों शर्तें अलग अलग पूरी होनी चाहिए। दोनों शर्तें जब अलग अलग पूरी होंगी तभी इसको माना जाएगा।
यदि आपात की कोई घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन अनुमोदन पारित होने के 1 महीने के भीतर हो गया हो, तो फिर से गठित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। यह भी आपको याद रखना चाहिए। तो काफी डीप है, हालांकि इतना डीप नहीं जाता सवाल। आपको ये पता होना चाहिए संसदीय अनुमोदन 1 माह के भीतर होना चाहिए। पहले 42वें संविधान संशोधन में ये 2 माह था, अब 44वें के तहत इसको 1 कर दिया गया। ये देखिए लिखा हुआ है, पहले समय सीमा 2 माह थी। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की समयावधि क्या रहेगी? 352 के अनुसार आपातकाल की समयावधि एक बार में 6 माह होगी। बस 6 माह के बाद अगर आपको बढ़ाना है तो इसको सदन से दोबारा बढ़ाया जा सकता है अनंत काल तक। ठीक है, अधिकतम अवधि अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है एक बार में, लेकिन 6 माह तक ही बढ़ेगा। इसको भाग 18 में दिया हुआ है, 352 360, जो मैं आपको बता रहा था, मैंने शुरुआत में बताया था। ये भाग 18 आपको याद रखना है, 352 से लेकर 360 तक, ये भी आपको याद रखना है। आपातकाल घोषणा की समाप्ति, जब आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं तो राष्ट्रपति ही उसकी समाप्ति की बात भी करेंगे। और इस संसदीय प्रस्ताव के द्वारा जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। संसद अगर इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर देती है तो करना ही है। अगर आपातकाल पर विचार करने के लिए 1/10 लोकसभा सदस्यों की मांग पर लोकसभा की विशेष बैठक जो है 14 दिन के भीतर बुलाई जा सकती है। अब जैसे 552 सीटें हैं तो 1/10 सदस्य का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर आप 55 सदस्य इसकी डिमांड करते हैं, ठीक है ना, 55 सदस्य जिसको कोरम बोलते हैं। आप शब्द अगर कोई बोलते कोरम अगर डिमांड करे तो बैठक बुलाई जा सकती है कि नहीं? तो कोरम में भी 55 शब्द रहते हैं, 55 सदस्य रहते हैं, और इसमें भी 55 सदस्य आ रहे हैं 1/10। तो 14 दिन के भीतर एक बैठक बुलाई जाएगी अर्जेंटली, और लोकसभा का सत्र चलने पर इस बैठक का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा। यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो उसे राष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक है ना? तो अगर सदन चल रही है तो लोकसभा सदस्य मतलब जो अध्यक्ष है उनको देंगे ये प्रस्ताव क्या बना है, और अगर नहीं है तो राष्ट्रपति को देंगे। आपातकालीन घोषणा न्याय योग्य है तो बिल्कुल न्याय योग्य है। पहले ये न्याय योग्य नहीं थी 48वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा इसको बदल दिया गया। अब ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। पता होना चाहिए आपातकाल घोषणा का प्रभाव, हमें ये समझना पड़ेगा प्रभाव आपातकाल का क्या क्या पड़ता है। तो पहला तो प्रभाव हमको समझना पड़ेगा कार्यपालक संबंधों में, दूसरा विधायी संबंधों में, तीसरी वित्तीय संबंधों में, और साथ ही मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला हम शब्द पढ़ें इसमें, कार्यपालिका शक्ति का प्रभाव। तो 353 बोलता है कि जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वो राज्य को निर्देश देने तक जाता है। तो मतलब अभी राज्य स्वयं अपने नियम कानून से चलता है। अगर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय, बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ इस पर। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकती है और राज्यों को वो मानना पड़ेगा। तो अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल किस प्रकार से करे ये संघ के द्वारा बताया जा सकता है। वही मैंने अभी आपसे बात बताई। समान काल में संघीय कार्यपालिका को राज्यों को निर्देश देने का अधिकार 256 और 257 तक निर्देशित है। मतलब वो पहले भी दे सकते हैं, लेकिन वो 256 और 257 के तहत देते हैं, लेकिन इस वाले मामले में 353 के तहत देंगे। विधायी प्रभाव मतलब लेजिस्लेशन वाली पावर क्या होती है। अनुच्छेद 250 में कहा गया है कि आपातकाल की घोषणा लागू हो जाए तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं, राज्य सूची का जो विषय है ना उस पर भी कानून संसद बना सकती है। उस समय ये नहीं सुना जा सकता ना कि राज्य कहे कि मेरी शक्ति कमजोर हो रही है। ऐसा नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि नहीं, इस समय पहले मजबूत केंद्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, भारत की अखंडता को खतरा है। उद्देश्य कब में भी लिखा है कि अखंडता को खतरा नहीं होना है। तो उस आधार पर राज्य सूची पर भी विषय बना सकती है। इसके बाद 353 में संसद को वह शक्ति दी गई कि वह केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है कि या उस पर कोई कर्तव्य आरोपित करने के लिए कानून बना सकती है। वही कहने मतलब है राज्य को वो निर्देश दे सकती है और बाध्य कर सकती है कि आपको करना ही है। ठीक है, ये तो आगे बढ़ते हैं। वित्तीय प्रभाव क्या होता है, वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो अनुच्छेद 354 कहता है कि कार्यपालिका आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को ये शक्ति मिल जाती है कि वह अपने आदेश द्वारा संघ अथवा राज्य के मध्य वित्तीय संसाधन के आवंटन के उपबंधों को रूपांतरित कर सकेगा, लेकिन यह शर्त है कि ऐसा आवंटन संसद द्वारा प्राप्त हो। जैसे वित्त, आपने देखा होगा वित्त आयोग का गठन होता है, वो संतुति करता है कि राज्यों को इतना पैसा दिया जाना चाहिए केंद्र सरकार के माध्यम से, तो उस पर भी एक प्रकार की कटौती हो सकती है। अगर इस प्रकार का किसी प्रकार का आपातकाल लग जाता है उस समय, तो राष्ट्रपति भी पावर हो जाता है। ठीक है, तो हमने 3 चीजों को समझा, वित्तीय पर, विधायी पर और कार्यपालिका पर शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम समझे मूल अधिकारों का पर क्या प्रभाव पड़ता है। 358 के तहत अगर 352 लग रहा है आपातकाल, तो 358 वो साथ में घोषणा करेंगे, और 358 अगर घोषणा करेंगे तो जो अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता है वो अपने आप स्वतः निलंबित हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आपातकाल की घोषणा होने पर 19 द्वारा दिए गए 6 अधिकार अपने आप निलंबित हो जाते हैं, उन्हें निलंबन के लिए राष्ट्रपति आदेश की आवश्यकता नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। 352 अगर आया तो अपने आप 19वां अनुच्छेद 358 के साथ खत्म हो जाएगा, तो 352 358 साथ में आएंगे। अनुच्छेद 358 के तहत होने वाला निलंबन केवल युद्ध व बाहरी आक्रमण के आधार पर होता है, यह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होगा, यह भी आपको याद रखना है। 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, आप बाहरी आक्रमण हो जाए या युद्ध हो जाए, या तीसरा सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो केवल अगर ये 2 कारण हैं, किसी ने बाहरी ने आक्रमण कर दिया या युद्ध हो गया है, तो 358 के तहत 19 का निलंबन होगा। अगर ये नहीं होता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 19 को समाप्त नहीं किया जा सकता, यही बात इसमें लिखी हुई है। ठीक है, आपातकाल के दौरान 19 के तहत दिए गए अधिकारों को कम करने वाले कानूनों व कार्यपालिका कार्रवाई को करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती है, या किंतु यह न्यायालय जाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता। वही मेरी कहने की बात है कि 19 जो है वो 2 आधारों पर ही समाप्त होगा। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आपने कभी सोचा कि 19वां अधिकार क्यों समाप्त हो रहा है? देखिए, कोई बाहरी आक्रमण कर दे तो अब न्यायालय में जाकर वो अपने अधिकारों की बात नहीं करेगा, व्यक्ति की आजादी की बात नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो पहली प्राथमिकता है ना, वो देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको बनाने की है। देश किसी प्रकार से हमारा खतरे में है, तो पहले उसको खतरे से बाहर निकालना पहली प्राथमिकता होती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। 359 के तहत 2021 के तहत दिए जाने वाले मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य अधिकारों के लिए न्यायालय जाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। याद रखिए 359। वैसे आप देखिए अनुच्छेद जो 20-21 है, आपको जो आपको आजादी दिलाते हैं शोषण के विरुद्ध, सॉरी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता की जो आजादी दिलवाते हैं कि कोई व्यक्ति को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, एक बार में एक कार्य के लिए अगर एक सजा मिल चुकी है तो उसको उसी कार्य के लिए दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा, अपने अपने लिए कोई गवाही नहीं दे सकता। इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात 20-21 में की गई है। 19 तो अधिकार समाप्त किया जा सकता है, लेकिन 20-21 किसी भी प्रकार के अगर युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए अथवा सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो तीनों कोई भी कंडीशन हो, तो तीनों में भी ये 20 और 21 नहीं हटेगा। जबकि आप जानते हैं पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन बाहरी आक्रमण और युद्ध में 19वां समाप्त हो जाता है ना, 20वां समाप्त नहीं होगा। न्यायालय जाने का अधिकार अगर समाप्त करना है तो राष्ट्रपति को अलग से इसकी घोषणा करनी पड़ेगी, वो 359 के तहत करेगा, लेकिन अनुच्छेद 20-21 नहीं हटाए जा सकते, इनके तहत जो अधिकार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों पर निम्न सीमाएं भी हैं। संविधानों के प्रावधानों के तहत युक्त प्रतिबंध किया जा सकता, किया जाना चाहिए। और 31(1)(a) संपत्ति अधिग्रहण और 31(b) 9वीं अनुसूची के कानून और 31(c) कुछ निर्देशक तत्वों को लागू करने के कानून, ये तो मैंने आपको बता दिया था। 31 जो है वो समाप्त किया जा चुका था मूल अधिकारों पर ही। और आपातकाल के दौरान लगाई जाने वाली सीमाएं क्या हो सकती है? 19 समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल। 20-21 नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में, ये याद रखिएगा। तो मतलब सारे मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश से अन्य मूल अधिकारों के हनन पर न्यायालय में जाने का निलंबन हो जाता है। अगर 359 के तहत राष्ट्रपति कह दे कि न्यायालय नहीं जाने देंगे, आपने सुना होगा ना, मूल अधिकार 32 के तहत हम न्यायालय जा सकते हैं, अपनी रिट डाल सकते हैं वहां पर,
लेकिन 359 के तहत राष्ट्रपति घोषणा कर दें कि आपातकाल की स्थिति है, न्यायालय जाने के अधिकार को आपको सस्पेंड किया जा रहा है कुछ समय के लिए, तो इसको माना जाएगा और आप न्यायालय पे नहीं जा सकते। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा एक बार किया जा सकता है, किया जा चुका है 1976 में। कार्यकाल बढ़ाया गया था 1977 तक, 1 साल तक बढ़ाया गया था। और यह एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये याद रखिएगा। अगर अनुमोदन हो जाए तो फिर 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। यह कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार संसद बैठेगी तो केवल 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जाएगा। फिर बैठेगी, फिर 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा, फिर बैठेगी, फिर 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ाया एक बार में 1 वर्ष का ही जाएगा, है ना। फिर जैसी स्थिति होगी फिर उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। यह संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाया जा सकता है, तो संसद ही इसको लागू करेगी। विधानसभा का क्या होगा, अभी तो मैंने बताया संसद के बारे में। राज्यसभा नहीं है, राज्यसभा तो कभी समाप्ति नहीं होती है, याद रखिएगा। राज्यसभा नहीं, लोकसभा और विधानसभा की बात होगी यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं का कार्यकाल 5 साल में समाप्त होता है ना। राज्यसभा तो परमानेंट संस्था है और विधान परिषद में भी लागू नहीं होगा, वो भी परमानेंट संस्था है। हर 2 साल पर उसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, ये परमानेंट है। विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में 1 बार तक बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित समय तक इसको बढ़ाया जाएगा। संसद द्वारा कानून बनाकर इसको बढ़ाया जा सकता है, ये बात भी ठीक है। तो भारत में अभी तक कितनी आपातकाल की घोषणाएं हो चुकी हैं, तो अभी तक 3 घोषणाएं हो चुकी हैं। पहली घोषणा हुई थी 26 अक्टूबर 1962, जब चीन से आक्रमण हो गया था भारत का। भारी आक्रमण, चीन ने नेफा और लद्दाख पर हमला कर दिया था। 1965 का भारत पाक युद्ध भी पहले आपातकाल के अंतर्गत था, क्योंकि आपातकाल वापस लिया नहीं गया था और 1965 का युद्ध भारत पाक का चालू हो गया था, तो पहले ही आपातकाल की घोषणा उसी पे आगे बढ़ा दी गई थी। इस प्रकार से ये हुआ था। मूल अधिकारों पर प्रभाव क्या हुआ था 359 के तहत, इसमें 21-22 स्थगित कर दिए गए थे, 14 स्थगित कर दिए गए थे, ठीक है ना। तो कुल मिला के पहले 21-22 होता था, लेकिन बाद में 21-22 को किसी भी तरीके का आप आपातकाल हो नहीं हटा सकते। सॉरी, 20-21, 20-21, 20-21 होगा, उनको नहीं हटाया जा सकता। अब भारत में आपातकाल की दूसरी घोषणा हुई थी 1971 में, जब पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ था, आधार बाहरी आक्रमण पाकिस्तान से। और तीसरा हुआ था जो आपको बताया था आंतरिक अशांति के मामले पे, इसको बढ़ाया गया था 1975 से लेकर 1977 तक, 1977 तक। इसमें कुल मिलाकर आपको जो फिर आंतरिक अशांति के मामले में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, फिर इस आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा दिया गया। तो बाहरी आक्रमण और युद्ध 2 राष्ट्रीय आपातकाल में आते हैं। आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया, और वो कब किया गया था, आपके 44th संशोधन द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा। और एक सहाय आयोग, ये कभी कभी पूछ लेता है, सहाय आयोग गठित किया गया था जो इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था उसकी रिव्यू करने के लिए। उसने बोला था कि आपातकाल जो लगा था वो गलत था, उसने ये बात बोली थी। तो आपको कभी पूछ ले कि सहाय आयोग कब बना था, तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए बना था और क्यों बना था। तो इस प्रकार से हमने आपातकाल की चीजों को आज हमने समझा, आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं, इन चीजों को समझा हमने। और 19-20 आपको कुल मिलाकर 2-3 चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। 19 कब खत्म होता है, 20-21 कभी समाप्त नहीं होगा, 19 जो है वो समाप्त हो जाएगा। आप न्यायालय जाने के अधिकार को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 359 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को घोषणा करनी पड़ेगी। और साथ में लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष का ही बढ़ाया जा सकता है एक बार में। विधानसभा भी इसमें शामिल होगी, ये याद रखिएगा। इसमें अगर शब्द आ जाए संसद तो भी वो गलत हो जाएगा, केवल लोकसभा है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चीजों को समझा आपातकाल को। आपातकाल में अभी आगे रह गया 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात होती है, उसको भी समझेंगे। फिर उसके बाद हम इन सब लोगों, इन पूरे मिश्रित टॉपिक का सवालों को देखेंगे, कैसे सवाल पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, और आपको हर साल
इनसे रूबरू होना पड़ेगा। हर साल सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो आज इतना ही है। नमस्कार। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसको ज्वाइन कर लेंगे तो उधर पे आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उधर पर हमारी बातचीत हो सकती है। तो इतना ही मुझे आपसे कहना था इस टॉपिक्स में भी। और धीरे-धीरे उसको हम आगे और समझेंगे, सवालों के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन्स है वो पूछे गए हमारे आयोग द्वारा। तो फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।